तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं आपके लिए। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और साथ ही साथ दिवाली प्रारंभ हो रहा है, आज धनतेरस है। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा आपके लिए जो है कुछ स्पेशल ऑफर दिए गए हैं जो आप ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ऑफर किस तरीके से और कैसे आपको मिलेंगे, वो भी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट अंदाज में हम लोग ये 50 सवाल करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सवाल आते होंगे, क्योंकि ये सब रिवीजन किए हुए सवाल हैं, पहले आपको पढ़ाए गए हैं। उन्हीं सवालों को हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चित्रकार नहीं है? अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, छेतीन्द्र नाथ मजूमदार और अल्लाह रखा। तो आप जानते हैं शेरगिल बहुत बड़ी चित्रकार थी, एम.एफ. हुसैन, छेतीन्द्र नाथ मजूमदार, ये सब चित्रकार हैं। अल्लाह रखा चित्रकार नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कला से संबंधित ग्रंथ हिमालयन आर्ट किसके द्वारा रचित है? कला से संबंधित ग्रंथ हिमालयन आर्ट किसके द्वारा जो है रचित है? जेसी फ्रेंच, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? जेसी फ्रेंच की है। इन सभी सवालों के उत्तर आप लोग चैट बॉक्स में देते रहेंगे, और आखिर में बताएंगे कि इन 50 सवालों में से कितने आपके सही हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि सबके सभी सवाल सही होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चित्रकला की दृष्टि से प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? चित्रकला की दृष्टि से प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ हैं? गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ हैं साथियों? ये तमिलनाडु में है। ये साथियों जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। इसको लेकर के एक विवाद है कि ये कावेरी नदी के किनारे है कि कृष्णा नदी के किनारे है। साथियों इन दोनों नदियों की दूरी इससे पर्याप्त है, काफी दूरी है, लेकिन इसके नजदीक कावेरी नदी है, ठीक है ना। जबकि जो आयोग है उसने कृष्णा को सही माना है। तो डिस्प्यूटेड है, आपकी जो इच्छा हो आप परीक्षा में लगा के आ सकते हैं, लेकिन कावेरी जो है ज्यादा सही है, क्योंकि भूगोल नहीं बदल सकता है किसी के कहने से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? इस्लाम एवं सिख धर्म, बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं? अपभ्रंश शैली कहें या इसी का नाम जैन शैली है, इसी का नाम साथियों गुजराती शैली भी है, इसी का नाम जो है पश्चिम भारतीय शैली भी है, ठीक है ना। पश्चिम भारत की शैली भी इसका नाम है। तो इस शैली का जो मुख्य विषय है वो जैन धर्म है। इसके नाम अलग अलग हैं। अपभ्रंश शैली नाम दिया है रायकृष्ण दास ने, जिसको ज्यादा सटीक माना जाता है। जैन शैली पर्सी ब्राउन ने कहा है। गुजराती शैली इसको एनसी मेहता ने कहा है। और पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है, ए.के. स्वामी ने कहा है। और ए.के. स्वामी ही जैन शैली के खोजकर्ता माने जाते हैं। इन्होंने इसको पश्चिम भारतीय शैली कहा है। सबके अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन सार्वभौमिक जो बात मानी जाती है वो अपभ्रंश शैली मानी जाती है। इसका नाम जो कि स्वर्गीय रायकृष्ण दास और डॉक्टर मोतीचंद ने दिया था। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैन धर्म, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। सीबी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? अलंकारिक, रूप वैदिक, वर्णात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि अजंता में जो चित्र है उनको 3 प्रकारों से रखा गया है। अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णात्मक। अलंकारिक में वो हैं जो है सुंदर दिखाने के लिए उनका प्रयोग किया गया, जैसे पशु पंछियों का, वृक्षों का प्रयोग किया गया है, तो वो अलंकारिक है। रूप वैदिक जहां भगवान बुद्ध से संबंधित उनके दर्शन, उनके रूप को दिखाने का प्रयास किया गया, रूप वैदिक है। वर्णात्मक में कथा कहानियों का जिक्र है। और जातक क्या होता है? कथा कहानी होता है, पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। तो ये वर्णात्मक में आएंगी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, वर्णात्मक में आएंगी। अजंता में कुल 547 जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। चलिए, और साथियों दिवाली पर आपको जो ऑफर मिल रहा है, इसमें एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो इसमें आपको 200 रुपए की छूट मिल रही है, यानी कि जो फीस है 1000, इसमें 200 रुपये आप घटाएंगे तो 800 रुपये इसकी फीस आपको पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारा 1500 क्वेश्चन का जो बुकलेट अभी आया है, जिसके बारे में आप लोग देख रहे हैं लगातार, लगभग 700-800 बुकलेट जो है अभी तक जा चुके स्टूडेंट के पास, उनका रिव्यू बहुत शानदार है। दिवाली पर इस पर भी ऑफर है, 100 रुपये का डिस्काउंट इस पर है, तो इसकी फीस है 500 रुपये। इसमें 100 रुपये डिस्काउंट आप करेंगे तो ये 400 रुपये में आपके घर तक आएगा,
ठीक है ना। इसके अलावा जो नोट्स है हमारा कंप्लीट, उसकी 600 रुपये फीस है, उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि वो 500 रुपये में आपके घर तक आएगा। तो ये डिस्काउंट है, दिवाली ऑफर है, लेकिन याद रहे आपको कि 15 नवंबर तक ही इसका लाभ आप ले पाएंगे, उसके बाद आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और ये आज से लागू हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4, 3, 5 या 10? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद में ही कला शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग कहां पर प्राप्त होता है? ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। फकीर उल्ला खां और मीर हासिम नामक चित्रकार किस मुगल शासक के शासनकाल में थे? अकबर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां। फकीर उल्ला खां और मीर हासिम शाहजहां के दरबार में थे। शाहजहां के दरबार में जो चित्रकारी की गई उसमें शाह कलम सबसे महत्वपूर्ण है। शाह कलम जो है एक अनोखा प्रयोग था इनके टाइम पर, इससे पहले देखने को नहीं मिलता है। बाकी शाहजहां के टाइम पर मुगल कला धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी थी, क्योंकि अलंकारिकता पर जोर ज्यादा हो गया था और मौलिकता धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम से संबोधित किया था? राय कृष्ण दास ने, रामविलास शर्मा ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा था? राय कृष्ण दास ने कहा था। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैनवास पर, ताड़पत्र पर, कागज पर या दीवार पर? भित्ति दीवार का पर्यायवाची होता है, और कोई भी सतह है अगर उस पर हम प्लास्टर लगा करके उसके ऊपर अगर हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रण कहा जाता है, म्यूरल कहा जाता है। हाँ, क्या कहा जाता है? म्यूरल कहा जाता है। और जो प्राचीन गुफाओं में आप भारत में चित्र देखते हैं उसमें अधिकांश चित्र किस पर बनाए गए हैं? म्यूरल, यानी कि भित्ति पर ही बनाए गए हैं, भित्ति चित्रण किया गया है। तो भित्ति चित्र जो है दीवार पर बनाए जाएंगे, ना कि ताड़पत्र, कैनवास और कागज पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले भित्ति चित्रण किया गया है जोगीमारा में। कहां पर? जोगीमारा में। और अगर बात की जाए कि सबसे उत्कृष्ट भित्ति चित्रण कहाँ का है, तो वो अजंता का है, जो कि भारत की शास्त्रीय चित्रकला शैली भी मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 4 प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? अमृता शेरगिल ने, उषा ने, चित्रलेखा ने या मंसूर ने? तो महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी आप लोग जानते हैं। अनिरुद्ध कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पोते थे। तो इनका चित्र जो है किसने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था, जो कि उषा की क्या थी? सहेली थी, उसकी मित्र थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। कर्ण धातु का आशय क्या है? क्रोधित करना, प्रसन्न करना, भयभीत करना या इनमें से कोई नहीं? कर्ण धातु से कला शब्द का निर्माण हुआ है और इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? सूरदास की है, तुलसीदास की है, बिहारी की है या जयदेव की है? गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहां से प्राप्त होता है? जोशीपुर से, बंजारी माता से, बड़ी दांत से या आदमगढ़ से? तो आदमगढ़ की पहाड़ियों में होशंगाबाद की गुफा से जिराफ ग्रुप का चित्र प्राप्त होता है। होशंगाबाद कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद के शैल चित्रों की खोज किसने किया था? मनोरंजन घोष ने किया था। मनोरंजन घोष ने किया था। कब? 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, 1922 ईस्वी में किया था। आगे देखेंगे। कर्णवत रेखाएं कैसा भाव प्रकट करती हैं? प्रसन्नता का, उन्नति का, व्याकुलता का या इनमें से कोई नहीं? कर्णवत रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कर्णवत रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। रेखा क्या है? रेखा कला का तत्व है। भारतीय कला रेखा प्रधान है। रेखा 2 प्रकार की होती है। एक तो सीधी रेखा होती है जिसको सरल रेखा भी कहा जाता है। सीधी रेखा कहें आप या इसको सरल रेखा आप कहें। दूसरी कर्णवत रेखा होती है। ठीक है, दूसरी क्या होती है? कर्णवत रेखा होती है, जो कि इस प्रकार होती है।
जिसमें कर्व बना होता है। तो रेखा दो प्रकार की होती है, रेखा क्या है, कला का तत्व है, और भारतीय कला क्या है, रेखा प्रधान है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं से, रंगों से, रूपों से, या इनमें से सभी से। सामंजस्य का मतलब आप समझते हैं, शब्द से ही समझ रहे हैं, किसी भी पेंटिंग में सब कुछ सही करने का प्रयास करना सामंजस्य कहलाता है। तो इसमें रेखा का, रंग का, रूप का, सबका प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, चित्रण के लिए सबसे जरूरी घटक क्या है, तकनीकी, माध्यम, धरातल या पद्धति। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, धरातल है, क्योंकि उसके ऊपर ही कुछ भी किया जाएगा, कोई भी काम किया जाएगा तो धरातल के ऊपर ही किया जाएगा। धरातल जैसे कागज है, कैनवास है, भित्ति है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, धरातल होता है। इसके बिना चित्रकारी संभव नहीं है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, धरातल की बनावट कहलाती है रंग, तान, सामंजस्य या पोत। तो धरातल की बनावट जो टेक्सचर या पोत कहलाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, 2, 4, 5 या 8। रूप का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है, सक्रिय और निष्क्रिय। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, दो प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। घन में तीन फलक आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे ईंट है, पुस्तक है, डिब्बा है, ये सब घनाकृति होती है। लेकिन सेब क्या है, थोड़ा सा गोल, थोड़ा सा चिपका होता है, ये घन के आकार में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, टिक्कल कोटा, संगन, कल्लू, गुप्पगल्लू या बेल्लारी। तो बेल्लारी से जो है दक्षिण भारत में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। आप तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे बेल्लारी की खोज किसने की थी, कई बार जो है क्लास में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे, अवनी बाबू कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने। ये कभी भी कलकत्ता आर्ट स्कूल के अस्थायी प्रिंसिपल नहीं थे, ये कार्यवाहक प्रिंसिपल थे 1905 से लेकर के 1909 के बीच में। ठीक है ना, कार्यवाहक प्राचार्य थे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, रंगों का सम्राट किसे कहा गया है, एम.एफ. हुसैन को, के हिब्बार को, अब्दुल रहमान चौगताई को, या इनमें से कोई नहीं। रंगों का सम्राट किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है अब्दुल रहमान चौगताई को, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे, 24, अमृता का स्वर्गवास कितनी आयु में हो गया था। तो इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में, कहां पर हुआ था, हंगरी में हुआ था। हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कहां पर, लाहौर में। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको अगर आप देखेंगे तो 28 वर्ष निकल करके आएगा, 28 वर्ष में इनका देहांत हो गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अमृता का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, मैसूर में, कोयम्बटूर में, केरल में या सिकंदराबाद में। रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, केरल में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनके प्रारंभिक कलागुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे, काला चांद नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है। काला चांद नामक जो है चित्र किस कलाकार ने बनाया है, बीरेश्वर सेन ने, के.एच. आरा ने, सतीश गुजराल ने, या इनमें से कोई नहीं। काला चांद किसका है, सतीश गुजराल का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि काला सूरज किसने बनाया है, ब्लैक सन किसने बनाया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सब आपके लिए होमवर्क है, वीडियो देखने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया था, कलकत्ता ग्रुप का, शिल्पी चक्र का, प्रगतिशील कलाकार ग्रुप का, या इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई है 1943 ईस्वी में, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा, प्रदोष दास के द्वारा। शिल्पी चक्र की स्थापना हुई है 1949 में। इसमें दो लोग हैं, तो बीसी सान्याल हैं और दूसरे कौन है, यामिनी राय। सवाल भी यही पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रगतिशील कलाकार ग्रुप यानी कि पैक की स्थापना 1947 में। इसमें आरा, के.एच. आरा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा और सैयद हैदर रजा, ये तीन मुख्य कलाकार थे। बाद में इसमें हुसैन भी शामिल हुए थे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिल्पी चक्र। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी, पॉल सेजान, वान गो, पॉल किली या पॉल गॉगिन। तो ये पॉल गॉगिन से प्रभावित थी। पॉल गॉगिन क्या है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। इनकी कला से बहुत ज्यादा प्रभावित थी अमृता शेरगिल। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है? बनारस में है, मेरठ में है, कोलकाता में है या ईटानगर में है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है साथियों? ये कोलकाता में है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग, हालदार अवनी बाबू किस से कब बने? यानी कि कुल जमा पूछ रहा है कि हालदार कब जमा हुए कलकत्ता आर्ट स्कूल में? तो 1906 ईस्वी में जमा हुए थे। ठीक है ना, 16 वर्ष की आयु में 1906 ईस्वी में ये कलकत्ता आर्ट स्कूल में पढ़ने गए थे और तभी ये अवनी बाबू के शिष्य बने। आगे देखेंगे, अवनी बाबू का जन्म कब हुआ? अवनी बाबू यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर हुआ था? जोरासांको में हुआ था। जोरासांको या इसी को ठाकुरवाड़ी भी कहा जाता है, ठाकुरवाड़ी कहा जाता है। हाँ, इनका जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1951 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है ना, 1871 में जन्म हुआ, 1951 में इनकी मृत्यु हुई है। आगे देखेंगे, 1883 में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ था? मजूमदार का, हुसैन का, बोस का या इनमें से कोई नहीं? नंदलाल बोस का जन्म जो है 1883 में हुआ है कि 1882 में हुआ, इस पर डिस्प्यूट है, कई किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन दोनों आपको जानना चाहिए। तो 1883 में खड़गपुर में किसका जन्म हुआ? नंदलाल बोस का। मास्टर मोसाय उपनाम से जाने जाते हैं। संविधान के मूल प्रति में इन्होंने कितने चित्र बनाए थे? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? नंदलाल बोस, कनु देसाई, ईश्वरी प्रसाद या डीपी राय चौधरी? श्रम का विजय ट्रम्प ऑफ लेबर किसका है? डीपी राय चौधरी का है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद, सुरजन सिंह, सवाई सिंह या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। साथियों, ये जो ऑफर है आपको ये मात्र 15 नवंबर तक मिलेगा। ठीक है ना, जिसमें आपको न्यू बैच पर 200 रुपए की छूट, बुकलेट पर 100 रुपए की छूट और नोट्स पर 100 रुपए की छूट मिल रही है। ठीक है ना, ये ऑफर आपको 15 नवंबर तक ही मिलेगा, तो उससे पहले ही सुविधा का आप लाभ लें। 1500 क्वेश्चन का जो बुकलेट हमने तैयार किया है बहुत ही शानदार, उसमें प्रश्न है, कथन कारण वाले भी सवाल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें OMR शीट आपको साथ में दी जा रही है और ये OMR शीट साथियों आपकी परीक्षा के पहले आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गलती आप गोला भरने में करके आते हैं वो गलती आपसे नहीं होगी। बिल्कुल परीक्षा जैसा 125 क्वेश्चन का OMR शीट हमने तैयार किया है, मोटे पेपर पर जैसे आपको परीक्षा में मिलता है। तो ये आपको मंगवाने के लिए अभी यानी कि आज से लेकर के 15 नवंबर तक इस पर ऑफर है। बहुत ही सीमित संख्या में, लगभग 100 के आसपास ही बचे हैं हमारे पास ये, और इन पर 100 रुपए का डिस्काउंट अभी हुआ है, तो जल्दी से जल्दी बुक करके इसको आप मंगवा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बुद्ध और सुजाता नामक चित्र किसने चित्रित किया है? अब्दुल रहमान चुगताई, आसित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। बुद्ध और सुजाता किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के निकट धारा नगरी की एक बड़ी पहाड़ी को काट करके बनाई गई हैं। इन गुफाओं में किसकी मूर्ति है? तो इस गुफा में एक मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति। ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाओं का नाम किसने दिया था? ये आपके लिए होमवर्क है। एलिफेंटा की गुफाओं में कुल 7 गुफाएं हैं, कुल 7 गुफाएं हैं, लेकिन एलिफेंटा नाम किसने दिया था? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे, राजपूत शैली के चित्रों को इन नाम से भी जाना जाता है, मुगल शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजस्थानी और हिंदू शैली। राजपूत शैली नाम दिया था आनंद कुमार स्वामी ने, राजस्थानी शैली नाम दिया था राय कृष्णदास ने, हिंदू शैली नाम दिया था YNC मेहता ने। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ? प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तैयब मेहता का, यामिनी राय का, MF हुसैन का या सूजा का? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर, राम का मंदिर या विष्णु का मंदिर? तो एलोरा में गुफा संख्या 16 में बना हुआ है कैलाश मंदिर, जिसको एलोरा का जान कहा जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखेंगे, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित है, टेराकोटा, पत्थर या कांसा? हमने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले धातु की मूर्ति भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है और वो कांसे की प्राप्त होती है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। यह सवाल पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था और इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने किया था। किसने?
अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी कब? 1926 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, मकबूल फिदा हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण, संगीत, कला, चित्रकला या पत्रकारिता? बहुत ही सरल सवाल, ठीक ना, एकदम लेमन चूस वाला सवाल, सबसे सरल सवाल, चित्रकला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखेंगे, गांधार कला शैली का संबंध है। गांधार कला शैली का संबंध है स्थापत्य से, मूर्ति कला से, नृत्य कला से या चित्रकला से? तो गांधार और मथुरा दो शैलियां भारत में जो है विकसित हुई मूर्ति कला से संबंधित, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मूर्ति कला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? उस्ताद मतलूब, उस्ताद मखमूर, उस्ताद महबूब, उस्ताद मंसूर? सही हो जाएगा, बहुत ही बड़ा चित्रकार था। नादिर उल असर की उपाधि इसको जहांगीर ने दिया था, नादिर उल असर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे, अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? नंबर के हिसाब से गुफाओं की संख्या 29 है, लेकिन संख्या के आधार पर 30 है, ठीक है ना। तो कुल गुफाएं कितनी हैं? 30 हैं। अजंता से कुल 30 गुफाएं प्राप्त होती हैं। हालांकि बहुत सारी प्रमाणिक किताबों में आपको 29 लिखा मिलेगा। इसका कारण ये है कि 15 ये को वो अलग से गुफा नहीं मानते हैं, जबकि ये गुफा संख्या 14 और 15 के बीच में एक छोटी सी गुफा बाद में खोजी गई थी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मदुरई में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मदुरई में। 46 देखेंगे, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, श्रीलंका में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका में। सिगरिया की गुफा कहाँ पर है? श्रीलंका में है। इसमें कुल 6 गुफाएं प्राप्त होती हैं। कश्यप ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता के समान इनका चित्रण विधान है, नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध करार दिया था? बाबर नहीं होगा, बाबर का जो है बिल्कुल इंटरेस्ट था चित्रकला में, हालांकि वो कुछ काम नहीं कर पाया। दारा सिकोह भी नहीं होगा। औरंगजेब ने चित्रकला विभाग को बंद कर दिया था और कहा था कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे, सिंधु सभ्यता से काली चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान में कालीबंगा। आपके लिए होमवर्क है कि भारत में सबसे ज्यादा सैंधव स्थल किस राज्य से प्राप्त होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में किस कलाकार को ख्याति अर्जित है? अवनींद्रनाथ ठाकुर, एन.एस. बेंद्रे, अमृता शेरगिल या बी.सी. सान्याल? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भावेश चंद्र सान्याल। ये मूर्तिकार और चित्रकार दोनों के रूपों में इनकी ख्याति थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट सवाल है इस सेशन का, कैंडेस्की की चित्रण विधि किस प्रकार के अंकन के समीप है? यथार्थवादी, प्रतिरूपात्मक, स्वतंत्र रेखांकन या स्मृति रेखांकन? सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रेखांकन। कैंडेस्की स्वतंत्र रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हमने फटाफट अंदाज में आपको 50 क्वेश्चन कराए। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि ये रिवीजन किए गए क्वेश्चन हैं। फिर भी अगर कोई नहीं आता है तो उसको आप दोबारा से ध्यान दे लेंगे। जो भी सवाल मैंने आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, कितने सवाल आपके सही हो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ध्यान रहे 15 नवंबर तक ही आपको ऑफर मिल रहा है। नए बैच पर 200 रुपए की छूट है, क्वेश्चन बुकलेट पर 100 रुपए की छूट है, नोट्स पर 100 रुपए की छूट है। संपर्क करने के लिए 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, आप संपर्क करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।